नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नेमराज सुंडा की एमसीक्यू सीरीज में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो नेमराज सुंडा की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसमें हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, उसमें हम सोयल साइंस की सब्जेक्ट का जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर बात करें, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आप लोग 2 सेकंड का लगता है, एक बार सब्सक्राइब भी कर दिए चैनल। अगर सही लग रहा है आपको, जो भी एग्ज़ाम आपके आ रहे हैं, या तो एजीटीए का एग्ज़ाम आपका आ रहा है, या आपका जो है एसटीए का एग्ज़ाम है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, या बीएचओ का एग्ज़ाम, या जो भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम आ रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ठीक है, क्योंकि नेमराज सुंडा की रामबाण बुक मानी जाती है। ठीक है, तो उससे ही क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं और इसे शेयर भी करते रहिए। हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कैपिलरी वाटर का वायुमंडलीय दाब कितना होता है। अगर हम बात करें, कैपिलरी को बोलते हैं केशिका जल। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं केशिका जल। जो कैपिलरी वाटर होता है उसका वायुमंडलीय दाब कितना होता है? आपके पास ऑप्शन है 31 से 1000 एटीएम, 1/3 से 31 एटीएम, या इसे 0.3 से 31 एटीएम बोल सकते हैं, या 1/3 एटीएम, या इसे बोल सकते हैं 0.3 एटीएम से कम। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कैपिलरी वाटर होता है, इसका वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 31 से 1000 एटीएम, 1/3 से 31 एटीएम, या 1/3 एटीएम से कम, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जो हमारे कैप वाटर होता है, सॉयल वाटर होता है, 3 टाइप का होता है। सॉयल वाटर होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारा कैपिलरी वाटर, दूसरा होता है हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, तीसरा होता है हमारा जो ग्रेविटेशनल वाटर। क्या होता है? ग्रेविटेशनल वाटर। अब हम कैपिलरी वाटर से बात करते हैं, तो कैपिलरी वाटर वो होता है कि जो पौधों को प्राप्त होता है। जो क्या होता है, जो पौधों को प्राप्त होता है वो कैसा होता है? कैपिलरी वाटर होता है। और ये किसके बीच होता है? ये होता है फील्ड कैपेसिटी। जो फील्ड कैपेसिटी होती है, जो क्षेत्र क्षमता होती है, और हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट के बीच में। फील्ड कैपेसिटी कैपेसिटी व हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट के बीच में। किसके? फील्ड कैपेसिटी या हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट के बीच में। जैसे यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बताई, ये जैसे मैंने एक बॉक्स जैसा बना लिया। ठीक है, इसमें ये तो हो गया हमारा जो सेचुरेटेड पॉइंट हो गया। ठीक है, सेचुरेटेड पॉइंट क्या होता है? 0 होता है। ये हो गया सेचुरेटेड पॉइंट। सेचुरेटेड पॉइंट हो गया। ये हमारा हो गया अवेलेबल वाटर हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया अवेलेबल वाटर हो गया। यहाँ पे हमारा हो जाएगा फील्ड कैपेसिटी। ये हमारा हो जाएगा फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी हो जाएगा। ये ये हो जाएगा विल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल्टिंग पॉइंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये 15 हो जाएगा। तो क्या इसमें कहा जा रहा है कि हमारा जो फील्ड कैपेसिटी व हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट जो होता है, ये जो होता है, इसके बीच का वाटर जो होता है कैपिलरी वाटर होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, अब इसके बारे में देख लेते हैं। दूसरा अगर हम बात करें कि कैपिलरी वाटर जो होता है, ये तो फील्ड कैपेसिटी हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट के बीच होता है। दूसरा जो इसका एटमॉस्फेरिक या टेंशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? तनाव बोलते हैं। इसका कितना होता है? इसका तनाव होता है 0.3 से 31 एटीएम, या 0.3 को हम 1/3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो ये जो है ये अवेलेबल वाटर होता है। किस क्या होता है? अवेलेबल वाटर। अब अगला आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है, इसका जो टेंशन होता है या तनाव होता है, कितना होता है? इसका होता है 31 से 1000 एटीएम तक। कितना होता है? 31 से 1000 एटीएम तक होता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं सॉइल कोलाइड से घिरा रहे। जैसे ये कोलाइड होते हैं सॉइल के, इनके आसपास ये चिपका रहता है। जब इसके अच्छे से चिपका रहेगा तो ये हमारे जो प्लांट होते हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं रहता। ठीक है, सॉइल कोलाइड से चिपका रहता है। जैसे ये हमारा हो गया वाटर, कौन सा? हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो गया। तो ये जो है
ये इससे चिपका रहता है, ठीक है, इसीलिए ये अवेलेबल नहीं रहता। और ये कहाँ पर होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट जो होता है, हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट जो होता है वहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पे, हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट पे पाया जाता है। और ये नॉन लिक्विड होता है। कैसा होता है, नॉन लिक्विड होता है। कैसा होता है, नॉन लिक्विड, मतलब ये लिक्विड नहीं होता, क्योंकि ये चारों तरफ से उससे जुड़ा रहता है, सॉइल कोलाइट से। और ये वेपर फॉर्म में जो है इनएक्टिव होता है। क्या होता है, ये वेपर फॉर्म में पाया जाता है। इनएक्टिव क्यों इसलिए इसको कहते हैं, इनएक्टिव इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये प्लांट के उसमें काम नहीं आ पाता, प्लांट के लिए काम नहीं आ पाता, इसीलिए इसे इनएक्टिव बोला जाता है। अगर ग्रेविटेशनल, तो ग्रेविटेशन से आप समझते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण जल होता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि के नीचे चला जाता है, ठीक है। दूसरा, ये ड्रेनेज वाला होता है। ड्रेनेज मतलब जो जल निकासी होती है उसके द्वारा ये जल नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। और ये जो माइक्रो स्पोर होते हैं, जो बड़े वाले स्पोर होते हैं, उनमें ये भरा रहता है, ठीक है। तो हमने कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल, तीनों चीज़ें हमने जान ली। तो अगर बात करें कैपिलरी वाटर का, जो वायुमंडलीय या टेंशन कितना होता है, ये होता है 1/3 से 31 एटीएम। ये किसका होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक का होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर का होता है। अगर बात करें 1/3 एटीएम से कम, ये होता है ग्रेविटेशनल का, ग्रेविटेशनल वाटर का, ठीक। तो इसका सही आंसर 1/3 से 31 एटीएम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, सबसे ज़्यादा सीरियस मृदा क्षरण किस प्रकार से होता है। आपके पास ऑप्शन है स्प्लैश या रेन क्रॉप, सीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन। इरोजन का मतलब होता है मृदा क्षरण, ठीक, क्षरण। अगर बात करते हैं, ये सभी किसके अंदर आते हैं, ये सभी आते हैं, ये सभी आते हैं वाटर इरोजन के अंदर, वाटर इरोजन के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर बात करें स्प्लैश इरोजन, ये सबसे फर्स्ट, अगर वाटर इरोजन की यहीं पे बात कर लेते हैं, वाटर इरोजन की बात कर लेते हैं, तो सबसे फर्स्ट जो इसमें आती है, इसमें आती है स्प्लैश इरोजन। पहली स्टेज क्या आती है, स्प्लैश इरोजन। ये इसे रेन ड्रॉप भी बोल देते हैं, रेन ड्रॉप भी बोल देते हैं। यहाँ क्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा, ठीक है, ये ड्रॉप हो जाएगा। तो रेन ड्रॉप क्या होता है, जब हमारी वर्षा की बूंदें नीचे गिरती हैं, ठीक है, उसके द्वारा छोटी छोटी सी रेखाएं जैसी बन जाती हैं। जैसे यहाँ से वर्षा का पानी नीचे गिरा, ये गिर के छोटी छोटी सी रेखाएं बना लेते हैं, तो यह क्या होता है, स्प्लैश होता है या रेन ड्रॉप होता है। अगला हमारा होता है सीट इरोजन। क्या होता है, सीट इरोजन। सीट इरोजन क्या होता है, जब हमारा पानी गिरता रहता है तो ऊपर की पपड़ी निकल जाती है। जब जो सॉइल होती है हमारी, मान लिया ये हमारी सॉइल है, तो इसके ऊपर की हमारी जो है पपड़ी निकल जाती है। ये जो है हमारी पपड़ी इसके ऊपर की निकल जाती है। तो ये क्या होती है, ये हमारी होती है सीट इरोजन। अगला है रिल इरोजन। रिल में क्या होता है, इसमें बड़ी नालियाँ बन जाती हैं। रिल में क्या होता है, रिल में बड़ी नालियाँ बन जाती हैं, ठीक है। रिल इरोजन में क्या होता है, बड़ी नालियाँ बन जाती हैं। जैसे इसमें पतली पतली सी रेखाएं जैसी थी, फिर इसमें थोड़ी बड़ी बन जाती हैं। तो ये क्या होता है, रिल इरोजन। अगला है हमारा चौथा, गली इरोजन। गली इरोजन या गली जो क्षरण होता है, वो होता है वाटर में। तो इसमें बहुत बड़े बड़े से रास्ते या बहुत बड़े से नाले जैसे बन जाते हैं, तो ये क्या होता है, गली इरोजन होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो सीरियस मृदा क्षरण होता है, किससे होता है, सीट इरोजन, क्योंकि इसमें मृदा की जो है परत जो होती है वो निकल जाती है। सीट मतलब मृदा की जो परत होती है वो निकल जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इरोजन किस में होता है, सीट इरोजन में। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है वाटर इरोजन कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। अगर सीरियल से पूछता है तो स्प्लैश इरोजन या रेन ड्रॉप, उसके बाद सीट इरोजन, उसके बाद रिल इरोजन, फिर गली, मतलब सबसे पहले छोटी रेखाएं बनेंगी, उनसे पानी जाएगा, फिर पपड़ी निकलेगी, फिर उसके बाद बड़ी नालियाँ बनेंगी, फिर उसके बाद नाले जैसे बन जाएंगे, गली इरोजन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं साल्टेशन। साल्टेशन इरोजन में कणों का आकार जो होता है, कणों का आकार कितना होता है। आपके पास ऑप्शन है 0.01 mm, 0.5 mm से ज़्यादा, हुआ 0.1 mm से कम, या नॉन ऑफ दी। तो ये अगर साल्टेशन की बात करते हैं, तो साल्टेशन होता है हमारा जो विंड इरोजन होता है, जो हमारा हवा द्वारा इरोजन, मतलब जो वायवीय क्षरण होता है उसके द्वारा हमारा जो होता है साल्टेशन होता है। अगर वायवीय क्षरण की बात करें, अगर वायवीय क्षरण की बात करते हैं, अगर विंड इरोजन की बात करें, विंड इरोजन की बात करते हैं, तो ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है विंड इरोजन, ये होता है 3 टाइप का।
एक होता है साल्टेशन, एक होता है सस्पेंशन, एक होता है साल्टेशन, एक होता है सस्पेंशन, एक होता है सरफेस क्रीप। एक साल्टेशन होता है, एक सस्पेंशन होता है, एक सरफेस क्रीप होता है। अगर साल्टेशन की बात करते हैं, अगर साल्टेशन की बात करें, तो साल्टेशन जो होता है, इसमें जो मृदा कणों का आकार होता है कितना होता है, 0.1 से 0.5 mm। कितना होता है, 0.1 से 0.5 mm होता है। ठीक, पहला हो गया। इसमें साल्टेशन में मृदा कणों का आकार कितना होता है, 0.1 से 0.5 mm। दूसरा अगर बात करें कि ये जो है कितने परसेंट होता है, सबसे ज़्यादा जो विंड इरोजन होता है किससे होता है, साल्टेशन से होता है। कितना होता है, 50 से 75% जब हवा द्वारा इरोजन होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है, साल्टेशन। अब साल्टेशन होता क्या है, साल्टेशन होता है इसमें जो पार्टिकल होते हैं 0.1 से 0.5 mm के पार्टिकल, ये एक जगह से जंप करके, कूद के या हवा द्वारा एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं, ये होता है साल्टेशन। नेक्स्ट हमारा है सरफेस सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल होता है, इसमें पार्टिकल का साइज होता है 0.1 mm से कम। कितना होता है, 0.1 mm से कम। अब इनमें जो कितने परसेंट जो अगर विंड इरोजन होता है तो कितने परसेंट सस्पेंशन द्वारा होता है, ये होता है 3 से 4% होता है। ठीक है, तो इनमें इतनी ही बातें याद करने लायक हैं। अगला हम बात करते हैं सरफेस क्रीप की। सरफेस क्रीप जो होता है, इसमें कितने आकार के पार्टिकल होते हैं, 0.5 mm से ज़्यादा के पार्टिकल होते हैं। इसमें कितने परसेंट होता है आपका जो इरोजन होता है या मृदा क्षरण होता है, ये होता है 5 से 25% तक। कितने परसेंट तक, 5 से 25%। साल्टेशन मतलब अगर सस्पेंशन की बात करें, सबसे कम वाले जो 0.1 mm से कम होते हैं। उसके बाद आता है आपका साल्टेशन, फिर सरफेस क्रीप। ठीक है, सस्पेंशन सरफेस क्रीप साल्टेशन, सस्पेंशन साल्टेशन सरफेस क्रीप, ऐसे याद कर लो। ट्रिपल एस जो होते हैं विंड इरोजन में होते हैं। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा कणों का आकार किसका होता है, सरफेस क्रीप का, सरफेस क्रीप का। उसके बाद किसका छोटा होता है, साल्टेशन का। उसके बाद कौन होता है, सस्पेंशन। सस्पेंशन अगर परसेंटेज की बात करें, ठीक है, ये पार्टिकल के आधार पे हमने देख लिया। अगर उसके बात करें परसेंटेज के बात पे, मतलब कितना सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है हमारा साल्टेशन का। इसमें साल्टेशन पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा कौन, फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा सरफेस क्रीप। सरफेस क्रीप आ जाएगा। सरफेस क्रीप मतलब होता है कि ऊपरी ऊपरी की परत उड़ जाती है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा सस्पेंशन होता है, लास्ट में सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन तीनों में, दोनों में लास्ट होगा। मतलब इसका कणों का आकार भी सबसे छोटा होता है और सबसे कम परसेंटेज में भी होता है, 3 से 4% होता है। साल्टेशन अगर कणों के आकार की बात करें तो 0.1 से 0.5 होता है, मतलब मध्यम आकार के कण होते हैं। और अगर सस्पेंशन की बात करें, सॉरी सरफेस की बात करें, इसमें कणों का आकार जो सबसे ज़्यादा होता है, और इसमें जो परसेंटेज है मध्यम आकार का होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पे चलते हैं, साल्टेशन इरोजन में कणों का आकार कितना होता है, साल्टेशन में होता है हमारा, ये होता है हमारा साल्टेशन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 से 0.5 mm। अगर 0.5 mm की बात करते हैं, सरफेस क्रीप होता है। सरफेस क्रीप क्या होता है, सरफेस क्रीप में कणों का आकार बड़ा होता है, ये होता है हमारा सस्पेंशन। क्या होता है, सस्पेंशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो मृदाकण हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। जो सॉइल पार्टिकल मृदा के द्वारा एक स्थान से, सॉरी एयर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ओलूवियल, एओलिन, लोएस या एलुवियल। ओलूवियल, लेओलिन या लोएस या एलुवियल। पहली बात, मृदा कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कह ले जाना क्या कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। डिपोजिट मतलब डिपॉजिट करना, या जैसे आप बसों में लगा देखते नहीं डिपो, ठीक है, वही होता है इसे डिपोजिशन। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला जो वाहन होता है या माध्यम होता है। अगर बात करें कोल्लूवियल की, तो कोल्लूवियल जो होता है, जो कोल्लूवियल होता है, ये ग्रेविटी द्वारा जब मृदाकण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण द्वारा जाते हैं, तो वो क्या होता है, कोल्लूवियल। एओलिन की बात करते हैं, एओलिन ये भी एयर द्वारा जाता है। एओलिन किसके द्वारा जाता है, एयर द्वारा जाता है। लॉयस ये भी एयर द्वारा जाता है। ठीक, ये दोनों किसके द्वारा जाता है, एयर द्वारा जाते हैं। ये तो दोनों सही होने चाहिए, और ये दोनों सही भी हैं।
एलुवियल की बात करें, ये किसके द्वारा जाता है? ये वाटर द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। किसके द्वारा? वाटर द्वारा, जल द्वारा जाता है, तो एलुवियल हो गया। अगर एओलियन की बात करते हैं, ठीक है, अगर एओलियन की बात करते हैं तो एओलिन में हम देखते हैं कि एओलिन और लोएस जाता तो है एयर से, लेकिन अगर हम बात करते हैं एओलिन, एओलिन में किस प्रकार की मृदा होगी? एओलिन में सैंडी सॉइल होगी। जो बलुई मृदा होगी किस में होगी? एओलिन में। लोएस में कौन सी मृदा होगी? इसमें क्ले सिल्ट सॉइल होगी। कौन सी होगी? सिल्ट सॉइल होगी। सिल्ट की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? लोएस होगा। अगर सैंडी की बात करें तो इसमें एओलिन। इसको ऐसे आता है, सिल्ट में यल आता है ना, तो लोएस में भी यल आएगा, ऐसे आता है। सैंडी में यल कहीं नहीं आता, तो एओलिन हो जाएगा सैंडी का, ठीक है। या इसको ऐसे याद करते हैं, यस के बाद ए आता है, सैंडी और एओलिन हो जाएगा। सिल्ट के बाद क्या हो जाएगा? लोएस हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर एओलिन भी हो जाएगा, लोएस भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट इमोबिलाइजेशन में सीएन रेशियो कितना होता है। अब दो टर्म होते हैं आपके पास, एक होता है मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन, दूसरा होता है इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन। अब मिनरलाइजेशन क्या होता है? जब हमारे न्यूट्रिएंट, जो भी हमारा न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, वो जब अपने इमोबिलाइज फॉर्म, इमोबिलाइज मतलब क्या होता है? जब वो अपनी एक, जैसे पौधों में होता है डॉर्मेंसी स्टेज, मतलब वो पड़ा रहता है, कहीं मूव नहीं करता। उसी तरीके अगर वो कंटेंट, न्यूट्रिएंट कंटेंट हमारा मूव नहीं करता है, तो वहाँ पे जो हमारा बैक्टीरिया वगैरह होता है, वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता। जब वो हमारा इमोबिलाइज जो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व होता है, जो रुका हुआ पोषक तत्व होता है, मूव नहीं करता, वो जब मूव करने लगता है तो उसके द्वारा जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह होते हैं, ये एक्टिविटी करते हैं, जिससे क्या होता है? उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे मिनरलाइजेशन कहते हैं। वही अगर मिनरलाइजेशन को उल्टा कर देंगे कि उसकी एक्टिविटी रुक जाएगी, वो मूव नहीं कर पाएगा, तो वो क्रिया क्या हो जाएगी? वो इमोबिलाइजेशन हो जाएगी। वो क्रिया क्या क्या हो जाएगी? वो इमोबिलाइजेशन हो जाएगी। और वही किस सीएन रेशियो पे इमोबिलाइजेशन होता है, किस सीएन रेशियो पे मोबिलाइजेशन होता है, वो हम लोग जानेंगे। आपके पास ऑप्शन है 30:1, 30 से ऊपर /1, 20:1 से नीचे, 20 से 30, या 100:10:1। कौन सा नेट इमोबिलाइजेशन होता है? तो अगर हम बात करें, दूसरा पेज ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो नेट इमोबिलाइजेशन, अगर हमारा सी एन रेशियो 30 से ऊपर बढ़ जाता है, 30:1 से हो जाता है, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ होता है नेट इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन नेट इमोबिलाइजेशन मतलब वहाँ पे पोषक तत्व जो हमारा है, वो एक ही जगह पर स्थिर रहेगा। अगर हमारा सी एन रेशियो 20 से नीचे हो जाता है, तो वहाँ क्या हो जाता है? वहाँ पे मिनरलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? मिनरलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे सी एन रेशियो हमारा 20 से 30 हो जाता है, वहाँ पे दोनों इमोबिलाइजेशन इमोबिलाइजेशन व मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन या मिनरलाइजेशन दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो वहीं अगर बात करते हैं, अगर 30:1 के ऊपर हो जाता है, तो इसका सही आंसर है कि यहाँ पे नेट इमोबिलाइजेशन होगा। अगर 20:1 से नीचे हो जाता है, तो यहाँ मिनरलाइजेशन होगा। क्या होगा? मिनरलाइजेशन होगा। अगर 20 से 30 में हो जाता है, तो यहाँ पे बोथ हो जाएगा। बोथ मतलब मिनरलाइजेशन हो जाएगा, मिनरलाइजेशन हो जाएगा, व इमोबिलाइजेशन दोनों हो जाएंगे, और इमोबिलाइजेशन दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अगला हमारा 100:10:1, ये क्या होता है? ये होता है कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस तीनों का रेशियो होता है। अगर तीनों का रेशियो बड़ा होता है, किससे? इमोबिलाइजेशन से। जो हमारा कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस तीनों का रेशियो क्या होता है? इमोबिलाइजेशन से, इसे बड़ा माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 30:1 से ऊपर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है
जो हमारा अमोनिया को नाइट्रेट में कौन सा सूक्ष्मजीव परिवर्तित करता है? आपके पास ऑप्शन है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, बोथ या नॉट दीज। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अमोनिफिकेशन जो होता है, जो नाइट्रीकरण होता है, नाइट्रिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित किया जाता है, जिससे कि पौधे क्योंकि नाइट्रेट के रूप में ही पौधे लेते हैं अमोनिया, जो हमारा नाइट्रोजन है। तो पहले अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है, उसके बाद प्लांट हमारे उसको ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। तो नाइट्रिफिकेशन की क्रिया होती है। क्या होती है? नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन की क्रिया होती है। नाइट्रीकरण की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले अमोनिया होता है, NH3 जिसे बोलते हैं। ये किस में बदलता है? नाइट्राइट में बदलता है। किस में बदलता है? NO2 माइनस में बदलता है। ठीक है, ये क्या होगा? ये हमारा नाइट्राइट हो गया, ये हमारा अमोनिया हो गया। ठीक, ये किसके द्वारा बदलता है? ये बदलता है नाइट्रोसोमोनास द्वारा। किसके द्वारा? नाइट्रोसोमोनास द्वारा। नेक्स्ट हमारा है जो नाइट्राइट है, NO2 है, ये बदलता है नाइट्रेट में, NO3 में। किस में बदलता है? नाइट्रेट में बदलता है। ये किसके द्वारा बदलता है? नाइट्रोबैक्टर द्वारा। नाइट्रोबैक्टर के द्वारा बदलता है। तो ये हो गया हमारा नाइट्राइट, ये हमारा हो गया नाइट्रेट। तो जब नाइट्राइट नाइट्रेट में बदलता है तो कौन सा बैक्टीरिया होता है? नाइट्रोबैक्टर होता है। तो अगर क्वेश्चन में चलते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में कौन सा सूक्ष्मजीव परिवर्तित करता है? अमोनिया को नाइट्राइट में कौन सा सूक्ष्मजीव परिवर्तित? नाइट्रोसोमोनास। ये क्या करता है? ये करता है, ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। कौन सा? नाइट्रोबैक्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोसोमोनास। नेक्स्ट हमारा है, जो हमारी FIM होती है, गोबर की खाद होती है, उसमें नाइट्रोजन परसेंटेज कितना होता है? जो हमारी गोबर की खाद होती है उसमें नाइट्रोजन परसेंटेज कितना पाया जाता है? ऑप्शन है 0.5, 1.5, 5.6 या 3। 0.5, 1.5, 3 या 5.6। तो FIM जो होती है इसमें कितना नाइट्रोजन पाया जाता है? 0.5। अब FIM की जब बात करते हैं, अगर FIM की बात करते हैं तो इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है, इसमें कितना? 0.5 पाया जाता है, 0.25 पोटास पाया जाता है, और 0.5 फिर सॉरी फास्फोरस 0.25 पाया जाता है, पोटास 0.5 पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है 1.5। अगर 1.5 की बात करें, एक होती है टाउन कंपोस्ट। कौन सी खाद होती है? टाउन कंपोस्ट होती है। टाउन कंपोस्ट में जो नाइट्रोजन होता है 1.5 पाया जाता है। कितना? 1.5% जो होता है नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर बात करें इसमें फास्फोरस की 0.4 पाया जाता है। अगर पोटास की बात करते हैं 1.4 पाया जाता है। कितना? 1.4। अगला हमारा है, ये होता है टाउन कंपोस्ट। टाउन कंपोस्ट की बात करते हैं। अगला हमारा 5.6। अगर 5.6 की बात करते हैं तो ये होता है नाइट सॉइल में। नाइट सॉइल में जो हमारी ह्यूमन एक्सक्रीटा बोलते हैं, ठीक है, जो मल निकलता है उसमें जो होता है कितना नाइट्रोजन? 5.6 या 5.5 होता है। ठीक है, अगर फास्फोरस की बात करें कितना होता है? 4 होता है। अगर पोटास की बात करें तो 2 होता है, मतलब 5.5, 4, 2, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पाया जाता है। ये किस में होता है? नाइट सॉइल में होता है। नाइट सॉइल में होता है। नेक्स्ट हमारा है ऑप्शन नंबर 3, ये होता है हमारा वर्मी कंपोस्ट में। जो हमारी केचुए की खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है, उसमें होता है कितना? 3 होता है। जो हमारा वर्मी कंपोस्ट होती है उसमें कितना पाया जाता है? नाइट्रोजन 3% पाया जाता है। अगर फास्फोरस की बात करते हैं कितना पाया जाता है? 1 पाया जाता है। पोटास 1.5 पाया जाता है। तो ये 4 चीज़ें जो FIM हो गया, टाउन कंपोस्ट हो गया, नाइट सॉइल हो गया, वर्मी कंपोस्ट, ये 4 चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक हमारा बच जाता है ग्राउंड नट। जो ग्राउंड नट केक है, ठीक है, ग्राउंडनट केक है, इसमें क्यों ये याद के लिए नाइट्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है? 7.3% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना? 7.3%।
अगला हमारा है सनफ्लावर केक। सनफ्लावर केक, इसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? 7.9%। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किस केक में पाया जाता है? सनफ्लावर या कुसुम के जो खली होती है उसमें पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टाउन कम गोबर का FIM कितने परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? 0.5%। नेक्स्ट हमारा है, जिस उर्वरक में केवल एक ही मुख्य पोषक तत्व पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है स्ट्रेट फर्टिलाइजर, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर, कंप्लीट फर्टिलाइजर या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। स्ट्रेट फर्टिलाइजर, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर, कंप्लीट फर्टिलाइजर या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। तो जिसमें केवल एक ही तत्व पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वो उसे कहते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर। जैसे हमारा यूरिया, यूरिया किसका उदाहरण है? UREA, यूरिया किसका उदाहरण है? स्ट्रेट फर्टिलाइजर का। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर क्या होता है? वह फर्टिलाइजर, वह उर्वरक जिसमें 25% से कम जो है प्राइमरी न्यूट्रिएंट, जो मुख्य पोषक तत्व है 25% से कम पाया जाता है। मतलब 25% से कम जो है मेन न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट या प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो होता है, मुख्य पोषक तत्व जो होता है, मुख्य पोषक तत्व जो होता है वो पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लो एनालिसिस। हाई एनालिसिस क्या होता है? जैसे इसमें अगर बात करें, इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो SSP आ जाएगा, ठीक है, सिंगल सुपर फास्फेट आ जाएगा। अगर बात करें हाई एनालिसिस की, हाई एनालिसिस जिसमें 25% के ऊपर जो है मेन न्यूट्रिएंट पाया जाता है, मेन न्यूट्रिएंट पाया जाता है, मुख्य पोषक तत्व तो पाया जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जो हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर उसके एग्जाम्पल की बात करें तो यूरिया पाया जाता है, ठीक है, 46% इसमें नाइट्रोजन होता है। कंप्लीट फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो कंप्लीट फर्टिलाइजर में तीनों जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं प्राइमरी होते हैं, तीनों न्यूट्रिएंट होते हैं, थ्री न्यूट्रिएंट, तीनों न्यूट्रिएंट को मुख्य पोषक तत्व के आधार पर बनाया जाता है। तीनों थ्री न्यूट्रिएंट आर प्राइमरी, प्राइमरी होते हैं, मुख्य होते हैं, ठीक है, मुख्य होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? NPK। जो कंप्लीट फर्टिलाइजर, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? NPK होगा। अगर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की बात करें, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर इसमें दो या दो से अधिक पोषक तत्वों को मिला के उर्वरक बनाया जाता है, तो क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। जैसे एग्जाम्पल के बात करें तो ये DAP हो गया, डाई अमोनियम फास्फेट, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेट फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल यूरिया। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर जिसमें 25% से कम मुख्य पोषक तत्व होता है, जैसे SSP हो जाएगा। अगर हाई एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? तो इसमें यूरिया हो जाएगा। अगर कंप्लीट फर्टिलाइजर की बात करते हैं, तीनों पोषक तत्व तो अच्छे माने होते हैं, तो NPK हो जाएगा। अगर कंप्लीट फर्टिलाइजर की बात, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो इसमें कौन सा हो जाएगा? DAP हो जाएगा। इसका सही आंसर स्ट्रेट फर्टिलाइजर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का फर्टिलाइजर कौन सा? सबसे ज़्यादा जो अम्लीय प्रकृति होती है, एसिडिक नेचर का फर्टिलाइजर कौन सा? आपके पास ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट, एनहाइड्रस अमोनिया, कैल्शियम साइनामाइड या यूरिया। अमोनियम नाइट्रेट, एनहाइड्रस अमोनिया, कैल्शियम साइनामाइड या यूरिया। अगर बात करें अब एसिडिक नेचर का, सबसे ज़्यादा एसिडिक जो नेचर होता है किसका होता है? एनहाइड्रस अमोनिया का। सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का फर्टिलाइजर कौन सा? एनहाइड्रस अमोनिया। अगर एसिडिक नेचर की बात करते हैं, अगर बात करें, दो तीन पॉइंट है इसमें। अगर एसिडिक नेचर की बात करते हैं, एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर को अगर हम सीरियल से देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? एनहाइड्रस अमोनिया, अमोनिया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड आता है। उसके बाद का आता है अमोनियम सल्फेट आता है, अमोनियम सल्फेट आता है। उसके बाद आता है यूरिया आता है। उसके बाद आता है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। क्या आता है? अमोनियम नाइट्रेट। मतलब अगर एसिडिक नेचर की बात करें, सबसे ज़्यादा किसमें होता है एसिडिक नेचर? एनहाइड्रस अमोनिया में। सबसे कम होता है अमोनियम नाइट्रेट में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहीं पे बेसिक नेचर की, कौन सा फर्टिलाइजर क्षारीय प्रकृति का होता है या बेसिक नेचर का होता है? एसिडिक मतलब अम्लीय प्रकृति। कौन सा जो फर्टिलाइजर होता है बेसिक नेचर का होता है?
तो अगर बात करते हैं हम बेसिक नेचर की, तो क्षारीय प्रकृति में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? कैल्शियम साइनामाइड। कौन सा था? कैल्शियम साइनामाइड। दूसरा अगर बात करें उसके बाद कौन सा आता है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। डाई कैल्शियम फास्फेट। डाई कैल्शियम फास्फेट आता है। डाई कैल्शियम फास्फेट हो गया। उसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैल्शियम नाइट्रेट आ जाएगा। नाइट्रेट आ जाएगा। तो अगर बात करें तो एसिडिक में अमोनियम नाइट्रेट सबसे लास्ट में आता है, बेसिक में कैल्शियम नाइट्रेट आता है। एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? एनहाइड्रस अमोनिया। और बेसिक नेचर में कैल्शियम साइनामाइड होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और होता है, एक होता है हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर होते हैं। क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर होते हैं। क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर होते हैं। वो कौन से होते हैं? सबसे ज़्यादा जो हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर होता है, जिनका डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है सब सबसे ज़्यादा कम होता है, मतलब सबसे कम जो डिक्रीज होता है जल्दी, वो कौन सा होता है? वो होता है अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा होता है? अमोनियम नाइट्रेट होता है। उसके बाद कौन सा होता है? उसके बाद यूरिया होता है। उसके बाद कौन सा होता है? यूरिया होता है। फिर अमोनियम सल्फेट होता है। अमोनियम सल्फेट होता है। फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर का कौन सा होता है? कैन होता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है। कौन सा होता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे किसान खाद बोला जाता है। ठीक है। तो ये हमारे जो हो गए, ये हमारे बेसिक इक्वालेंट हो गए, और हाइग्रोस्कोपिक और बेसिक एसिडिक नेचर के हो गए। तो अगर आप हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का नाइट्रोजन कौन सा? अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट के बाद अगर अमोनियम नाइट्रेट के बाद कौन सा आता है? सॉरी, एनहाइड्रस अमोनिया हो गया। एनहाइड्रस अमोनिया के बाद कौन सा? इसके बाद अगर बात करें कौन सा आता है? अमोनियम क्लोराइड आता है। क्लोराइड आता है। उसके बाद क्या क्या आता है? अमोनियम। उसके बाद क्या आता है? अमोनियम सल्फेट आता है। फिर यूरिया आता है। फिर अमोनियम नाइट्रेट आता है। ठीक है। अगर कैल्शियम साइनामाइड की बात करें, सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है। हाईली बेसिक मतलब क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर होता है। यूरिया की बात करें, ये एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है, और हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। अगर अमोनियम नाइट्रेट की बात करते हैं, तो अमोनियम नाइट्रेट जो होता है, ये भी हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक और एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक और एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनहाइड्रस अमोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एसिड इक्विवेलेंट रेशियो निम्न में किसका सबसे ज़्यादा होता है? आपके पास ऑप्शन है, एनहाइड्रस अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट या यूरिया। एनहाइड्रस अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट या यूरिया। अगर एनहाइड्रस अमोनिया की बात करते हैं, तो इसका सबसे सही आंसर क्या होगा? एनहाइड्रस अमोनिया। इसका कितना होता है एसिड इक्विवेलेंट रेशियो? इसका होता है 148। कितना होता है? 148 एसिड इक्विवेलेंट रेशियो होता है। अगर अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं, इसका होता है 128। 128 किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम सल्फेट का होता है 110। यूरिया का होता है 80। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? एनहाइड्रस अमोनिया। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड आता है। फिर तीसरे नंबर पे अमोनियम सल्फेट आता है। अमोनियम सल्फेट के बाद अगर बात करते हैं, यूरिया कितना होता है? 80 है, या कहीं कहीं 84 लिखा होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें इसकी मानी जाएंगी। अगर डीएपी की यहीं पे एक बच जाता है, डीएपी। डीएपी का एसिड इक्विवेलेंट रेशियो कितना होता है? 77 होता है। अगर यहाँ अमोनियम नाइट्रेट की बात करते हैं, तो इसका कितना होता है? इसका होता है 60। कितना होता है? इसका 60 होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एनहाइड्रस अमोनिया का 148। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, यूरिया। उसके बाद आपका आता है डीएपी, फिर आता है अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ सोडियम नाइट्रेट। जो सोडियम नाइट्रेट का बेसिक इक्विवेलेंट रेशियो होता है, कितना होता है? तो आपके पास ऑप्शन है 29, 21, 60, 120। 29, 21, 60, 120। तो जो सोडियम नाइट्रेट होता है, उसका एसिड इक्विवेलेंट रेशियो होता है 29। कितना होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? 29 होगा। अगर 21 की बात करते हैं, तो 21 जो होता है कैल्शियम नाइट्रेट का होता है। किसका होता है? कैल्शियम नाइट्रेट का होता है। किसका होता है? कैल्शियम नाइट्रेट का होता है। अगर 60 की बात करते हैं, 60 किसका होता है? ये एसिड इक्विवेलेंट रेशियो होता है। ये किसका होता है? ये होता है अमोनियम नाइट्रेट का। अमोनियम
नाइट्रेट का होता है। किसका होता है? अमोनियम नाइट्रेट का होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से किस उर्वरक को किसान खाद के रूप में जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे हम कैन बोलते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया या कैल्शियम साइनामाइड। तो इसका सही आंसर होगा किसान खाद के रूप में किसे जाना जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। किसे जाना जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अगर इसके बारे में बात करें, कैन के बारे में बात करें, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के बारे में बात करें, तो इसमें जो नाइट्रोजन परसेंट कितना होता है? 26% होता है। 26% नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? 26% नाइट्रोजन होता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कितने टाइप के हमारे फर्टिलाइजर होते हैं, नाइट्रेट जो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर होते हैं, अगर बात करते हैं जो फर्टिलाइजर होते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं हमारे 4 टाइप के, सॉरी 3 नहीं, 4 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा नाइट्रेट फर्टिलाइजर, एक होता है हमारा नाइट्रेट, दूसरा हमारा अमोनिकल फर्टिलाइजर, तीसरा हमारा होता है बोथ नाइट्रेट एंड अमोनिकल। अगला हमारा होता है एमाइड फॉर्म में, एमाइड फॉर्म में होता है। अगर हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर की बात करें, नाइट्रेट फर्टिलाइजर में 3 फर्टिलाइजर आते हैं। हम सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। तो जो सोडियम नाइट्रेट होता है उसमें नाइट्रोजन परसेंट कितना होता है? सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन परसेंट 16% होता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन परसेंट कितना होता है सोडियम नाइट्रेट में? 16%। अगर कैल्शियम नाइट्रेट की बात करें 15.5%। अगर पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो इसमें 13% होता है। कितना होता है? 13% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, और इसमें 44% जो होता है ये नाइट्रोजन हो गया, 44% क्या होता है? पोटेशियम होता है। क्या होता है? 44% पोटेशियम होता है। अगर बात करें अमोनिकल फर्टिलाइजर की, तो अमोनिकल फर्टिलाइजर में हमारा कौन कौन से फर्टिलाइजर आते हैं? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, दूसरा हमारा आता है अमोनियम क्लोराइड। 2 फर्टिलाइजर हमारे आते हैं अमोनिकल फर्टिलाइजर में। अगर अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं, इसमें 20.6% नाइट्रोजन होता है, और इसमें जो सल्फर होता है वो 24.5% होता है। कितना होता है? सल्फर 24.5% होता है। अगर बात करें अमोनियम क्लोराइड की, तो इसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 25.5% होता है। कितना होता है? 25.5% जो है इसमें नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? 25.5% नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो नाइट्रेट और अमोनिकल फर्टिलाइजर दोनों होते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें आता है कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? किसान खाद बोलते हैं। इसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है 20.6%। कितने परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? 20.6% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। और ये उदासीन उर्वरक भी बोला जाता है, न्यूट्रल फर्टिलाइजर भी बोला जाता है, उदासीन उर्वरक भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमोनियम नाइट्रेट की। तो कौन सा होता है हमारा अगला? अमोनियम नाइट्रेट होता है। कौन सा होता है? अमोनियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, इसमें इसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है? इसमें 33% नाइट्रोजन होता है। कितने? 33% नाइट्रोजन होता है। और ये जो होता है आपका हाई, इसे क्या बोला जाता है? इसे जो होता है, इसे एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा बचता है एमाइड फॉर्म में। तो एमाइड फॉर्म की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर? इसमें यूरिया आ जाता है। यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है? 46% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा हमारा आ जाता है कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड। इसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? इसमें पाया जाता है 21% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना? 21% नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। ठीक है,
तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे अपने। किस उर्वरक में किसान खाद के रूप में कैन को जाना कितना इसमें पाया जाता है 26%। अमोनियम जो नाइट्रेट होता है किस टाइप का फर्टिलाइजर होता है? ये अमोनिकल और नाइट्रेट दोनों टाइप का फर्टिलाइजर होता है। इसमें कितने परसेंट जो है आपका नाइट्रोजन पाया जाता है? 33% नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यूरिया में 46% पाया जाता है। ये एमाइड फॉर्म का फर्टिलाइजर। कैल्शियम साइनामाइड ये भी एमाइड फॉर्म का है। इसमें 21% नाइट्रोजन पाया जाता है और ये जो है इनऑर्गेनिक फॉर्म का फर्टिलाइजर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर बात करें निम्न में अमोनिकल फर्टिलाइजर कौन सा? अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें से अमोनिकल फर्टिलाइजर का जो टाइप है वो कौन सा फर्टिलाइजर है कि इसमें अमोनिकल फर्टिलाइजर है? तो अगर बात करते हैं अमोनियम सल्फेट की, ये भी आपका अमोनिकल फर्टिलाइजर है। अमोनियम क्लोराइड की, ये भी दोनों आपके अमोनिकल फर्टिलाइजर है। ठीक है, अमोनिकल फर्टिलाइजर दोनों हैं। कौन सा? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। अगर बात करें सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये कैसे फर्टिलाइजर है? ये हमारे नाइट्रेट फर्टिलाइजर है। कैसे फर्टिलाइजर? नाइट्रेट फर्टिलाइजर। कैसे? नाइट्रेट फर्टिलाइजर। अब नाइट्रेट फर्टिलाइजर इसमें सोडियम नाइट्रेट में कितने परसेंट पाया जाता है? इसमें 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट में कितने परसेंट पाया जाता है? इसमें 15.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? इसमें 13% नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन 13% और 46% क्या पाया जाता है? पोटास पाया जाता है। ठीक, क्योंकि पोटेशियम भी इसमें। अगर अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें कितना नाइट्रोजन पाया जाता है? 20.6% नाइट्रोजन पाया जाता है। सल्फर कितना? 24.5% सल्फर पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड की, जो अमोनियम क्लोराइड होता है इसमें 25.5% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड में 25.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में नाइट्रीकरण क्रिया किसके द्वारा रोका जाता है? ऑप्शन है थायूरिया, ऑक्सामाइड, एम पिरिमिडीन या एंसर्व नाइट्रोपायरिन। ठीक है, तो ये जो क्रिया है थायूरिया, ऑक्सामाइड, एम जिसे पिरिमिडीन बोलते हैं, एंसर्व जिसे नाइट्रोपायरिन बोलते हैं, इन चारों के द्वारा जो है इसे इनहिबिट मतलब इसकी रोकथाम या इसमें प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं थायूरिया की, इसमें 36.8% नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सामाइड, इसमें 31% नाइट्रोजन पाया जाता है। 31% नाइट्रोजन ऑक्सामाइड में पाया जाता है तो थायूरिया में 36.8% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके लिए ये ऑप्शन चारों इसके लिए सही ऑप्शन है। ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन नंबर सही है। और थायूरिया की बात करते हैं तो 36.8% नाइट्रोजन, ऑक्सामाइड 31% नाइट्रोजन। नेक्स्ट बात करते हैं आईबीडीयू में नाइट्रोजन परसेंट कितना पाया जाता है? जो आपका आईबीडीयू नाइट होता है कंपाउंड, उसमें नाइट्रोजन परसेंट कितना पाया जाता है? ये आईबीडीयू जो कंपाउंड होता है इसका फुल फॉर्म होता है आइसो ब्यूटालिडीन यूरिएज, आइसोब्यूटालिडीन यूरिएज। ठीक है, तो ये जो आईबीडीयू का फुल फॉर्म होता है इसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 30 से 42%, 32.2%, 32.5%, 31%। तो आईबीडीयू में जो है आपका 32.2% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर 30 से 42% की बात करते हैं, ये किस में पाया जाता है? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 32.5% किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है सीडीयू में। किसमें पाया जाता है? सीडीयू में। इसे कहते हैं क्रोटोनिलिडीन डाई यूरिया। क्या कहते हैं? क्रोटोनिलिडीन डाई यूरिया। इसमें कितना पाया जाता है? 32.5 सीडीयू में, 32.5 आईबीडीयू में 32.2%। जो और अगला 31%, ये ऑप्शन आपका जो ऐसे ही रखा गया है। बाकी जो इसका सही ऑप्शन होगा 32.2 आईबीडीयू में नाइट्रोजन परसेंट पाया जाता है। ठीक है,
तो ये आज आपके जो क्वेश्चन है वो यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले जो हमारा सेशन होगा, लेक्चर होगा उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।